बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, in our previous lecture, we have completed chapter 5 of your book. Now we are going to start chapter number 6 of your book, which is acids, bases and salts. Students, आपको white board पे ये चीज़ mention नज़र आ रही होगी कि मैंने word basis के बाद slash पुट की है और उसके आगे एक वर्ड एल्कलीज लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड वेरी वेल अबाउट दैट कि बेसिस का सेकंड नेम या बेसिस को एल्कली के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, एल्कली सिंगुलर और एल्कलीज प्लूरल। ठीक है जी। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये असल में आपका नेक्स्ट चैप्टर है, विच इज़ चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात आपके जो प्रीवियस चैप्टर है उससे रेलिवेंट ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्टिविटीज़ के चैप्टर में हमने एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बने थे उनकी डिस्कशन प्रॉपरली की थी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड्स बना देते हैं, जिनमें हमने एडिशन रिएक्शंस की बात की थी और फिर उन कंपाउंड्स को हमने डिफरेंट स्टेट से रिप्रेजेंट किया था। दे में बी सॉलिड और लिक्विड और गैस और एक्वस फॉर्म, यानी वो सॉलिड भी हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं या फिर एक्वस फॉर्म में हो सकते हैं। एक्वस फॉर्म से मुराद के वो सोल्यूशन की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया गया है तो हम कहेंगे जी कि सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह इस चैप्टर में उन्हीं जो आप कह लीजिए कि एलिमेंट से जो कंपाउंड्स प्रिपेयर हुए थे उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके हम तमाम कंपाउंड्स की डिस्कशन नहीं कर सकते। इस वजह से उन कंपाउंड्स को ग्रुपिंग में डिवाइड किया गया, उनको स्पेसिफिक ग्रुप्स में रखा गया है और उन्हीं स्पेसिफिक ग्रुप्स में से जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, जो कि हमारी हायर स्टडीज़ में भी हम रीड करेंगे, वो 3 हैं जिनके बारे में आज हमने बात स्टार्ट करनी है, विच इज़ गिवन द नेम ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है जी। तो इसी हवाले से आज हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का वो है एसिड्स। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, तो आइए उसे रीड कर लेते हैं। इसके लिए आपको अपनी बुक के पेज नंबर 78 पर आना पड़ेगा। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स आर नोन टू द साइंटिस्ट को अभी तक 3 मिलियंस कंपाउंड का पता है। नो डाउट इनकी रेंज अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इनकी कंसंट्रेशन 3 मिलियंस जो है वो बताई गई है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज कंपाउंड्स, कि किसी भी इंसान के लिए ये बात नामुमकिन है कि वो हर एक एक कंपाउंड को पढ़ के हर एक एक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को, उससे रेलिवेंट जो जो बातें हैं वो रीड करे। ये पॉसिबल नहीं है। Therefore, all these compounds are divided into different groups to make their studies easier. तो उन्होंने क्या किया कि अपनी स्टडी को आसान करने के लिए इन कंपाउंड्स को ग्रुप्स में रखना स्टार्ट कर दिया। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम इस चैप्टर में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइक पीएच, इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम एंड इंडिकेटर्स वुड आल्सो बी डिस्कस्ड। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी हवाले से आज का हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो भी अपने वर्क फॉर डे 1 से,
तो आज हमारे वर्क फॉर डे 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, इट इज़ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स क्या होते हैं? याद रखिए सबसे पहली बात कि ये वर्ड एसिड आया कहाँ से, ये ड्राइव कहाँ से हुआ। तो इसके बारे में कुछ ऐसा मेंशन किया गया है कि द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव्ड, यानी ये वर्ड उख़्ज़ किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी वर्ड्स हैं, लातीनी वर्ड से, विच इज़ एसिडस। वो वर्ड क्या है? एसिडस, जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है सॉर। सॉर मीन्स खट्टा, ठीक है। और अगर हम एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ें तो एसिड्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी बात अगर की जाए तो एसिड्स के बारे में ये लिखा गया है कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्रोड्यूस यानी पैदा करते हैं H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन्स मीन हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। किस में? इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, यानी अपने एक्वस सॉल्यूशंस में वो H पॉजिटिव आयन को जनरेट करें। तो जो भी कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को जनरेट करेगा, दैट कंपाउंड इज गिवन द नेम एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक अगर एग्जांपल ले ली जाए आपको समझाने के लिए एसिड की, तो एक सुइटेबल एग्जांपल एसिड की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक फार्मूला HCl, जिसमें आपने H भी कैपिटल लिखना है, C भी कैपिटल लिखना है, L जो है वो स्मॉल लिखना है। ये इसको लिखने का मेथड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये असल में क्या चीज़ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप देख रहे हैं कि आपको H पॉजिटिव, अभी H हाइड्रोजन एलिमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस HCl को आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाएगा और एक सोल्यूशन बन जाएगा। फिर हम इस HCl को सोल्यूशन के नाम से पुकारेंगे, विच इज़ एक्वस सोल्यूशन। और पानी के अंदर जब ये एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा तो ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा, H पॉजिटिव आयन बनाना शुरू कर देगा, इनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। वो जैसे ही H पॉजिटिव आयन बनना स्टार्ट होंगे तो हम कहेंगे कि ये असल में एसिड है, क्योंकि इसने अपने एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को जनरेट किया है, ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट्स, एसिड्स की डेफिनेशन को रीड करते हैं और उससे रेलिवेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी हुई हैं फिल वक्त उनको पढ़ते हैं जी। द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स सॉर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया, विच मीन्स सॉर, जिसको उर्दू में हम खट्टा कहते हैं। इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन को देखा जाए, द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच हैव सॉर टेस्ट, यानी जिन जिन कंपाउंड्स का खट्टा टेस्ट होगा, सॉर होगा, केमिस्ट्री के हिसाब से वो तमाम एसिड्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है जी। तो एसिड कैन बी डिफाइंड। अब अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आया जाए तो द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक मिनरल एसिड है। अभी थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है जी। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा क्या लिखा गया है कि इट इज़ आल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, यानी ये आपकी स्टमक में भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब भी आप फूड खाते हैं, ठीक है, आप जब उसकी इंजेशन करते हैं यानी उसको इनसाइड लेकर जाते हैं तो वो फूड चल के आपके मैदे तक, जिसको इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है, फूड वहाँ तक जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत ऐसा फूड खा लेते हैं, बहुत सा, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं फूड के, ठीक है। अब उनको तोड़ने के लिए आपकी स्टमक जो है वो क्या करती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालती है और उसके साथ गैस्ट्रिक जूस भी आता है। तो ये केमिकल्स मिलके आपके फूड की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, यानी फूड को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टमक में भी अवेलेबल होते हैं। तो आगे इसी के बारे में लिखा हुआ है, इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। जरासीम कश होते हैं उनको किल कर देते हैं, एंटीसेप्टिक को कहा जाता है। एंड इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कि ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं,
ठीक है। अगर इस बात को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया जाए फूड की ही बात को, तो आपको ये एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जो भी फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, उस फूड की इंजेशन को खाना कहते हैं। जैसे ही आप उसकी इंजेशन करते हैं फूड की, तो उस फूड में याद रखिए जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें फ़र्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड नंबर पे आती हैं प्रोटीन्स एंड थर्ड नंबर पे आते हैं लिपिड्स। अब याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है ये आपके माउथ में होती है, ठीक है। कुछ केमिकल्स आपके माउथ में हैं, वो इनकी डाइजेशन करते हैं, जबकि प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो आपके कहाँ पर होती है, स्टमक में। और इसी तरह जितने लिपिड्स हैं, चिकनाइयाँ जो होती हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स, वो तमाम की डाइजेशन आपके इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। अब इसमें जिस डाइजेशन की बात हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक है वो स्टमक की बात हो रही है, क्योंकि स्टमक में किस चीज़ की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की। तो इस प्रोटीन को आप कह लीजिए कि डाइजेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत है। उन्हीं केमिकल में से एक केमिकल जो इसकी बात हुई है वो कौन सा है, HCl, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स, यानी जो एसिड्स हैं इनका सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, एसिड्स आते हैं कहाँ से हैं। तो इसी हवाले से मैंने ऊपर हेडिंग मेंशन की हुई है सोर्सेज ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एसिड्स के जो हैं वो 2 टाइप सोर्सेज हैं, यानी 2 मेथड से आप इनको इन सोर्सेज से इनको जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। और दूसरे जो आपके पास अवेलेबल होते हैं इट इज़ कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड से मुराद वो तमाम एसिड्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी में जनरेट होते हैं, दैट टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। और वो तमाम एसिड्स जो मिनरल वर्ड की जो कह लीजिए ट्रांसलेशन है, इसको उर्दू में आपको पता है कि मादनियात कहते हैं। और जितनी भी मादनियात हैं, मेटल्स हैं या मिनरल्स कह लीजिए, फिलवक्त मिनरल्स का वर्ड आप यूज़ करिए, जितने भी मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, वो ज़मीन से मिलती हैं हमें, ठीक है। तो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं, मिनरल्स एंड रॉक से। इधर इनके बारे में लिखा भी हुआ है कि इनको इसी वजह से क्या नाम दिया जाता है, मिनरल एसिड्स। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 79 पर आ जाइए, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। जनरली एसिड्स आर obtained from 2 different sources। इनको 2 different sources से क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। Some acids occur in plants and animals and are known as organic acids। वो एसिड जो प्लांट और एनिमल्स की बॉडी से कह लीजिए कि उनमें जनरेट होंगे और उनको बाद में हम यूज़ करेंगे, तो उन एसिड्स का नाम जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। While other are obtained from minerals and are called mineral acids। बाकी जो हैं वो मिनरल्स यानी मादनियात से उखज़ होते हैं, उन्हें वहाँ से निकाला जाता है, दैट्स वाई दे आर गिवन द नेम ऑफ मिनरल एसिड्स। तो नीचे देखिए आपको 2 टेबल बने हुए नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट टेबल है आपके पास वो है इम्पॉर्टेंट एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि एनिमल और प्लांट्स की बॉडी से जो एसिड्स आते हैं, अब हम उनकी पहले डिस्कशन करेंगे। जैसे आप देखिए फर्स्ट जो नाम है जो गिवन है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये एंट्स स्टिंग, यानी जो एंट होती है उसके डंक में होता है, जो डंक वो मारती है एंट, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड अवेलेबल होता है। अब देखिए ये एसिड एक एनिमल की बॉडी में है, दैट्स वाई इट इज़ गिवन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अवेलेबल होता है विनीगर में। विनीगर को उर्दू में सिरका कहते हैं, ठीक है। या आपकी कॉमन लाइफ में भी आप डोमेस्टिक लेवल पे यानी घर में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये टोमेटोज़ के अंदर अवेलेबल होता है। जो टमाटर होते हैं, अगर आपको पता है, उसको जब कट किया जाता है तो उसके अंदर आपको बीज नज़र आते हैं, ठीक है। स्केल लाइक बीज होते हैं, बड़े ही हार्ड होते हैं। उसमें असल में टोमेटो के अंदर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है,
ठीक है जी। अब टोमेटो असल में एक वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल है वो प्लांट से रिजेंबल करती है, ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ गिवन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। फिर आपके पास सिट्रिक एसिड आ जाते हैं, जो सिट्रस फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सिट्रस, फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए लेमन है, वो भी कंसीडर होता है। सिट्रस मतलब जो खट्टा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी टार्टारिक एसिड। तो टार्टारिक एसिड जो है ये आपके पास टैमारिंड यानी इमली और ग्रेप्स यानी अंगूरों में पाया जाता है। इसी तरह आपके पास लैक्टिक एसिड आ जाता है, जो कि कर्ड में पाया जाता है। कर्ड दही को कहते हैं, लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है मैलिक एसिड। स्टूडेंट्स, मैलिक एसिड जो है वो आपके पास पाया जाता है एप्पल्स में, ठीक है। और फिर आपके पास लास्ट जो यहाँ पे अवेलेबल है, इट इज़ स्टीरिक एसिड। तो स्टीरिक एसिड जो है ये आपको फैट्स यानी जितनी भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उनमें अवेलेबल होता है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर हमने वो नाम डिस्कस किए जो कि प्लांट्स एंड एनिमल से रिजेंबल करते हैं। अब नीचे आ जाइए सेकंड टेबल पे, विच इज़ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड्स एंड देयर फार्मूली, यानी कुछ मिनरल एसिड्स की हम बात करने लगे हैं और उनके फार्मूलाज यानी फार्मूली की बात करने लगे हैं। तो आपके पास पहला जो एसिड बुक में मेंशन किया गया इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखने का जो मेथड है वो H कैपिटल C कैपिटल L स्मॉल, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द नेक्स्ट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, O की बेस पे 3 लगाना है, जैसे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट। फिर आपके पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। और लास्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये आपके पास 4 जो हैं मिनरल एसिड्स और उनके फार्मूली जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर आप इसमें कंसंट्रेट करें, गौर करें, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी H है, नाइट्रिक एसिड में भी H है, सल्फ्यूरिक एसिड में ट्वाइस फॉर्म में हाइड्रोजन है और फॉस्फोरिक एसिड में थ्राइस फॉर्म में, यानी इन सब में हाइड्रोजन अवेलेबल है। इट मीन्स डैट कि ये जब भी एक्वस सॉल्यूशन में आप इनको डिज़ोल्व करेंगे, क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो डिज़ोल्व करने पर ये H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिस वजह से असल में हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, एसिड्स। लेकिन फिल वक्त ये मिनरल एसिड्स हैं जो कि मादनियात कह लीजिए उनमें से उखज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप कह लीजिए आज हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यानी एज अ इंट्रोडक्टिव बातें की कि असल में इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने एसिड से रेलिवेंट उसकी डेफिनेशन के बाद प्रॉपरली उसके सोर्सेज की बात की। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपने ख़ुद इटसेल्फ जो हैं इसमें से जनरेट करने हैं, ठीक है। इसमें हर एक लाइन से या हर दूसरी लाइन से आपको इजीली MCQs मिल सकता है और यही MCQs आपके फाइनल पेपर्स में भी आएंगे, जिनको हम इंटरनल MCQs का नाम देते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से प्रॉपरली आप शॉर्ट क्वेश्चंस खुद क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आप में क्रिएटिविटी आए। उसके अलावा इनमें से जितने भी MCQs बन सकते हैं आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो आपके पास टेबल अवेलेबल है मिनरल एसिड्स का और ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर प्लांट और एनिमल, ये दोनों आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इन टेबल्स को आपने प्रॉपरली डिटो कॉपी पेस्ट जो है वो याद करना है, जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज़। और याद रखिए कि केमिकल फार्मूलाज के जो सिंबल हैं उन्हें आपने चेंज नहीं करना किसी भी सूरत में, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी आज हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट किया था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें अभी जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी वो एसिड्स की थी।
और इसी से रेलिवेंट आज हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन हमने इस लेक्चर में करनी है, ये प्रॉपर्टीज़ एक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दूसरा ये प्रॉपर्टीज़ आई थिंक सो वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होनी हैं। उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में प्रॉपरली ज़हन नशीन कर लेने हैं, यानी अपने जहन में उन्हें बिठा लेना है। यकीनन वो कॉन्सेप्ट आपने पहले शायद ना सुने हों, तो इस लिहाज से क्योंकि ये आपकी बुक जो है ये अपग्रेडिंग लेवल पर है और इसमें बहुत सी चीज़ें एडिशनल ऐड की गई हैं हायर क्लासेस में से, इस वजह से आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी लेक्चर में मिलेंगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बातें भी मैं आपको बताता जाऊँ, काइंडली उन्हें आप कहीं पर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली हैं आपके लिए, और साथ साथ उनको याद भी कर लीजिए। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है ऑल एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। सॉर मीन खट्टा, यानी जितने भी एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि तमाम के तमाम एसिड्स का जो टेस्ट है, टेस्ट मीन जायका, जो जायका है वो सॉर है यानी खट्टा है, यानी जितने भी एसिड्स होंगे उनका जायका खट्टा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी मेंशन की गई है बुक में, विच इज़ द एक्टिविटी 6.1। अब मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि ये आपका चैप्टर केमिस्ट्री से रेलिवेंट है, तो ये एक्टिविटी एक हिसाब से आप कह लीजिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल है इस चीज़ को समझने के लिए कि वाकई एसिड खट्टे होते हैं कि नहीं। तो हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है जी, तो वो प्रैक्टिकल कुछ इस तरह है। इस प्रैक्टिकल के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपरेटस कह लीजिए या मटेरियल रिक्वायर्ड कह लीजिए। मटेरियल रिक्वायर्ड से मुराद वो चीज़ें जो कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं, जो आपको चाहिए। ठीक है, या फिर आप उसको अपरेटस के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है टेस्ट ट्यूब। ठीक है जी, ये टेस्ट ट्यूब जो होती है ये आपको चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए वाटर, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको चाहिए डाइल्यूट एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड का एक और नाम भी है सिंपल, जो शायद आपको पता होगा, इसको विनीगर भी कहा जाता है। विनीगर मीन्स सिरका। ठीक है, यानी आपने डाइल्यूट विनीगर ले लेना है। डाइल्यूट का यहाँ पे मतलब ये है कि ये वाटर के अंदर पहले से ही डिज़ोल्व हुआ होगा। एक वर्ड होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मीन्स के वाटर के अंदर एसिड डिज़ोल्व हुआ है, वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। और अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, बिल्कुल प्योर एसिड है, इट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो इस वक्त आपने जो विनीगर लिया हुआ है वो असल में डाइल्यूट फॉर्म में, इट मीन्स डैट कि पहले से ही वो सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। होपफुली ये टेस्ट ट्यूब आपने पहले स्कूल में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो एक टेस्ट ट्यूब आप लेंगे। टेस्ट ट्यूब जो होती है वो मिरर की यानी शीशे की बनी हुई टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ टेस्ट ट्यूब या 1/3 उसमें वाटर ऐड करेंगे। क्या चीज़ ऐड करेंगे, वाटर। तो इस तरह आपकी पहली टेस्ट ट्यूब यूज़ हो जाएगी और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या चीज़ पुट कर देंगे, वाटर। जब आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर ऐड कर दिया, अब इसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट विनीगर यानी डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो बुक में मेंशन किए गए हैं। आप 2 से 3 ड्रॉप्स डाल लीजिए, 4 से 5 ड्रॉप्स डाल लीजिए। जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा उसका टेस्ट खट्टा आएगा। इसी चीज़ को हमने चेक करना है। आप उसके 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दीजिए। उसके बाद टेस्ट ट्यूब का ऊपर से माउथ ओपन होता है, आपने वहाँ पे अपना ऐसे थंब रखना है और उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे आपने शेक करना है। ठीक है, ऐसे आप ऐसे शेक करते जाएंगे। उसके बाद आप एक हाथ से टेस्ट ट्यूब को पकड़ लेंगे और क्योंकि आपने थंब रख के
इस टेस्ट ट्यूब को शेक किया था, तो इस वजह से आपके थंब के ऊपर वो सोल्यूशन लग चुका होगा। आपने उसका टेस्ट करना है, टेस्ट का मतलब उसको अपनी ज़ुबान पे लगाना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप ज़ुबान पर लगाएंगे, और क्योंकि वो विनीगर है, एक एसिड है, तो ज़ुबान पर लगाते वक्त आपको टेस्ट आएगा यानी जायका आएगा, और वो जायका क्या होगा? सौर यानी खट्टा। ठीक है जी। तो इसी हवाले से नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ डज इट टेस्ट, कि इसका जायका कैसा होगा एंड वाई। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बल्कि आप इसको बुक पर लिख भी लीजिए। इसका आंसर कुछ इस तरह होगा कि इट हैज़ अ सॉर टेस्ट बिकॉज इट इज़ एन एसिड। क्या लिखा स्टूडेंट्स मैंने? इट हैज़ अ सॉर टेस्ट, यानी इसका टेस्ट जो है वो सॉर होगा। फिर मैंने उसकी रीज़न बताई, बिकॉज क्योंकि इट इज़ एन एसिड, क्योंकि ये एक एसिड है, और एसिड का जो टेस्ट होता है, जायका होता है, वो क्या होता है? सॉर। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है एसिड की, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की। आइए अब इसको हम बुक पे रीड कर लेते हैं। इसके लिए आपको बुक के पेज नंबर 80 पर आना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल एसिड्स। कॉमन टू ऑल एसिड्स का मतलब कि ये प्रॉपर्टी तमाम एसिड्स के लिए है। ठीक है जी। आप विनीगर यूज़ कर लीजिए, जिसको हमने सिरका कहा है, आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लीजिए, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर लीजिए। जितने एसिड्स हैं उन तमाम की ये प्रॉपर्टी कॉमन है, सब में ये प्रॉपर्टी होगी कि दे हैव अ सॉर टेस्ट। आइए तो इसको रीड करते हैं। ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। ठीक है जी। आगे आपके पास एक्टिविटी 6.1 है, अपरेटस मटीरियल रिक्वायर्ड। इसमें लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब आपने लेना है, वाटर लेना है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड लेना है। आगे आप हैश डाल के स्लैश डाल के, जैसे मैंने आपको बताया, आप विनीगर लिख सकते हैं। आइए अब इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। प्रोसीजर मीन्स कि मेथड, किस मेथड के थ्रू आप इसको परफॉर्म करेंगे। वैसे तो मैंने आपको उर्दू में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप करेंगे। तो आइए इसको लाइंस की फॉर्म में भी हम देख लेते हैं कि टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब हाफ फुल ऑफ वाटर, यानी एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसको आधा वाटर से फिल कर लीजिए। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर इन इट, 2 to 3 ड्रॉप्स, यानी उसके अंदर आप ड्रॉप्स डालें। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे तो बेहतर है। जितने ज़्यादा ड्रॉप्स डालते जाएंगे उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा क्या आएगा? खट्टा आएगा। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर थंब एंड शेक इट वेल, यानी उसका जो माउथ है ऊपर से अपने थंब से आप क्लोज कर लीजिए और उसको अच्छी तरह शेक करिए। टेस्ट द वेट थंब, और उसके बाद जो आपका थंब वेट हुआ है, गीला हुआ है, उसको आप टेस्ट करिए। हाउ डज़ इट टेस्ट एंड वाई, इसका टेस्ट कैसा है और क्यों, उसकी रीज़न आपको यहाँ पे बता दी गई कि इट हैज़ अ सॉर टेस्ट बिकॉज इट इज़ एन एसिड। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो तमाम एसिड्स की यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो आपने सुनना है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में इस चैप्टर में लिखा तो हुआ है, लेकिन काफ़ी आगे, कह लीजिए कि 1/3 चैप्टर के बाद इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है। उधर से ही कुछ बातें मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ ताकि ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है, इसको आपने बड़े ही गौर से सुनना है इस कॉन्सेप्ट को। तो वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स असल में इंडिकेशन करते हैं। इंडिकेशन का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझिए कि आपके पास बाइक है, ठीक है, आप एक रोड पे, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने यू टर्न लेना है, यानी मुड़ना है। तो यू टर्न लेने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी बाइक का इंडिकेटर चलाते हैं। वो इंडिकेटर क्या करता है? पीछे से जो ट्रैफिक है उसको इंडिकेट करता है कि भाई इस बंदे ने, इस शख्स ने इस हाथ यानी यू टर्न मूव करना है, यानी मुड़ना है, जिस वजह से वो पीछे का जो मतलब ट्रैफिक है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है और उसको मूव करने देती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए उसमें कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है कि नहीं, ये एसिड है कि नहीं।
तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं सॉरी। और इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है कि नहीं। अब आपकी बुक और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 तरह के इंडिकेटर्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ द लिटमस, सेकंड इज़ द मिथाइल ऑरेंज एंड द थर्ड इज़ द फिनोल्फ्थलीन। ठीक है जी, इसको आपने स्प्लिट करके 3 जगह पढ़ना है। फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, टी तक आप पढ़ेंगे फतलीन, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिटमस क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट लिटमस इंडिकेटर जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है लिटमस। स्टूडेंट लिटमस जो है ये असल में कह लीजिए कि ये लिटमस पेपर भी होता है, ये लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की बात की गई है, लेकिन मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, ठीक है जी। तो आइए पहले पेपर की बात करते हैं। तो लिटमस पेपर स्टूडेंट्स असल में 2 कलर्स का होता है। एक इसका कलर होता है ब्लू, लिटमस पेपर का कलर क्या होता है, ब्लू, और एक होता है रेड। क्या होता है, रेड। अब आपने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई एसिड है, आपने पास एक एसिड था और उस एसिड में आपने लिटमस पेपर को डिप किया, तो डिप करने पर उस लिटमस पेपर का अगर तो कलर ब्लू है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। अगर कोई भी लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज हो जाए, इट मीन्स डैट कि आपने जिस भी चीज़ में इसको, जिस भी सॉल्यूशन में इसको डिप किया था, वो सॉल्यूशन असल में क्या चीज़ थी, वो सॉल्यूशन असल में एसिड था। ये बात आपको यकीनन समझ आ गई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा सा मैं कन्वीनियंट करता हूँ आपके लिए। मैं आपको एक बीकर देता हूँ जिसमें एसिड है और एक बीकर देता हूँ जिसमें बेस है, दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है जी। मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये लीजिए स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। अब जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि दोनों कलरलेस होते हैं, दोनों का कलर नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, अगर आपकी सोच है तो आप कहेंगे जी मैं फिंगर डिप कर लेता हूँ। फिंगर डिप करेंगे तो अगर तो एसिड हुआ तो वो तो कोरोसिव होता है, वो आपकी स्किन को जला देगा। अब अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो फिर भी आपकी मतलब कि टंग वगैरह को, माउथ को जला देगा। तो फिर उसके लिए आप एक मेथड इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर में आप लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट यह है कि लिटमस पेपर 2 तरह का है। एक लिटमस पेपर होता है ब्लू, रेड, और एक होता है ब्लू। एक रेड होता है और एक क्या होता है, ब्लू। बल्कि इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ब्लू कलर भी दिखा देता हूँ। आपके पास एक ब्लू लिटमस पेपर होता है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, या रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है। अब आप ये याद रखिए कि अगर आपके पास जो सॉल्यूशन गिवन था वो एसिड है और उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसमें डिप करेंगे, सॉल्यूशन तो आप उसमें डाल देंगे, लेकिन पेपर अगर डिप करके आधा आप निकालते हैं, आपको नज़र आता है कि उसका कलर रेड में चेंज हो गया, इट मीन्स दैट कि वो जो सॉल्यूशन था जिसमें आपने लिटमस पेपर को डिप किया था, असल में वो सॉल्यूशन क्या था, एसिड। ठीक हो गया जी। तो इस तरह लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन अगर ये ब्लू हैं और इनको आपने किसी ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया जो कि एसिड थे, तो वो अपना कलर किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में। अभी आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस बेस पे आपको इतना पता होना चाहिए, जो रेड लिटमस पेपर है वो अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बेस की प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। स्टूडेंट्स अगर एसिड की बात की जाए तो बस याद रखिए कि अगर मिथाइल ऑरेंज जो सॉल्यूशन है, इंडिकेटर है, अगर आप इसको किसी एसिड में डिप करते हैं तो एसिड में डिप करने के बाद मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाता है और इसका कलर आ जाता है रेड। ठीक हो गया, ये चीज़ भी आपने याद करनी है। जहाँ तक बात फिनोल्फ्थलीन की है तो इसका कलर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को पुट करते हैं किसी भी एसिड में, तो याद रखिएगा एसिड में डिज़ोल्व होने के बाद
फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो फिल वक्त कलरलेस ही रहता है, ठीक है, यानी इसका कोई कलर नहीं आता। तो ये सबसे कम यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि देखिए एसिड का कलर भी कलरलेस है, उसमें अगर आप इंडिकेटर फिनोल्फथलीन डालेंगे तो वो भी कलरलेस रहेगा, ठीक है, लेकिन बेस में उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे कम फिनोल्फथलीन यूज़ होता है, जबकि लिटमस और मिथाइल ऑरेंज सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इसी बेस पे आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। होपफुली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंडिकेटर्स का समझ आया है तो आपको फिर सेकंड प्रॉपर्टी समझ आएगी। आइए सेकंड प्रॉपर्टी को रीड करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल एसिड्स टर्न मतलब कलर चेंज करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, यानी आपके पास जो ब्लू लिटमस पेपर होगा या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा एक, एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये दोनों जो हैं ये अपना कलर किस में चेंज कर देंगे? रेड में। किस में चेंज कर देंगे? रेड में। यकीनन ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपके पास जितने भी एसिड्स हैं, अगर उन एसिड्स में आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालेंगे तो वो तमाम के तमाम एसिड्स उनका कलर चेंज करके क्या कर देंगे? रेड। तो होपफुली यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई कि लिटमस में अगर लिटमस पेपर की बात की जाए तो एसिड जो है वो क्या करता है, उस लिटमस का पेपर का या सॉल्यूशन का कलर रेड कर देता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो आपके पास सॉल्यूशन है, वो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन भी एसिड के अंदर उस कलर को क्या कर देता है? रेड कर देता है, ठीक है। और एडिशनल मैंने आपको फिनोल्फथलीन के बारे में बताया। अगर तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो स्टूडेंट्स यकीन मानिए कि जो अगली एक्टिविटी है 6.2 वो आपको अभी याद हो गई होगी, क्योंकि वो एक्टिविटी एक हिसाब से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई है। तो सबसे पहले उस एक्टिविटी का अपरेटस देख लेते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी 6.2 है मटेरियल रिक्वायर्ड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अपरेटस, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले तो आप टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। कितनी टेस्ट ट्यूब्स लेंगे? 3x का मतलब ये है कि 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। कितनी? 3, 1, 2, 3, 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप या तो डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आप इन दोनों में से कोई एक एसिड लेंगे, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने HCl ले लिया, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं 1, 2 एंड 3। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप तीनों में पुट करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। और इसके ऊपर 1, 2 एंड 3 का लेबल लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? एसिड डालने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में आप 3 के 3 इंडिकेटर्स को पुट करेंगे। अब पहला इंडिकेटर जो है जो आपने पुट करना है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, वो है ब्लू लिटमस। अब जाहिर सी बात है, आपको अभी पीछे मैं समझा कर आ रहा हूँ कि जैसे ही ब्लू लिटमस एसिड में डिज़ोल्व होगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो वो जैसे ही उसमें डिज़ोल्व होगा तो वो अपना कलर चेंज करेगा, टर्न करेगा, और उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। तो आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा कि ये एसिड है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को जैसे एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर भी क्या आ जाएगा? रेड। तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये एसिड है। इसी तरह फिनोल्फथलीन के अंदर अगर आप एसिड पुट करेंगे या एसिड में फिनोल्फथलीन पुट करेंगे तो वो अपना कलर क्या दिखाएगा? मतलब उसका कोई कलर नहीं आएगा, वो कलरलेस होगा। तो ये आपके पास एक कह लीजिए कि एक्टिविटी है 6.2 जो प्रेजेंट करती है इस चीज़ को कि जितने भी एसिड्स हैं वो अपना कलर टर्न कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब टर्न करेंगे तो टर्न करने पे ब्लू लिटमस और मिथाइल ऑरेंज में कलर रेड आएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, जबकि फिनोल्फथलीन में इसका कलर जो है वो नहीं आएगा, ये कलरलेस शो करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम बुक पर पेज नंबर 80 पर सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस रेड, ठीक है जी। एक्टिविटी 6.2 मटेरियल रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब्स
3, यानी 3 आप टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ब्लू लिटमस लेंगे, मिथाइल ऑरेंज लेंगे एंड फिनोल्फथलीन लेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर क्या है? टेक अ लिटिल डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, यानी तीनों में आप एसिड्स को ले लेंगे। लेबल देम 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। लेबलिंग कैसे करते हैं कि आप एक पेज ले लीजिए, उस पर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, उसके पैकेट्स बना लीजिए, यानी एक बॉक्स टाइप में उसको कट करके आप जो क्या कहते हैं टेप होती है, उस टेप के साथ आप उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर उसे अटैच कर देंगे। ठीक है। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन या ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन इन द टेस्ट ट्यूब 1, 2 एंड 3, यानी एक टेस्ट ट्यूब में आप डालिए क्या चीज़? ब्लू लिटमस सोल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन और एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल्फथलीन। कहते हैं जी व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या चेंजेस देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन टर्न टू रेड, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन टर्न टू रेड, फिनोल्फथलीन टर्न टू कलरलेस। ठीक है जी। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसके बाद आप देखिए तो डायरेक्ट नीचे एक और एक्टिविटी दी गई है विच इज़ द एक्टिविटी 6.3। ठीक है जी। 6.3 एक्टिविटी जो है मैं यूँ कहूँगा कि ये लिटमस पर है। ठीक है। मैंने ये सोचा था कि शायद मैं आपको बेस में बताऊँगा, लेकिन मेरी नज़र अभी पड़ी कि आपको ये बताना पड़ेगा। देखिए इस बात को, लिटमस वाली बात को दोबारा सुनेंगे तो आपकी एक्टिविटी 6.3 कवर होती है। ठीक है जी। तो लिटमस मैंने आपको बताया चाहे सोल्यूशन हो चाहे पेपर हो, दोनों के 2 कलर होते हैं, एक ब्लू कलर होता है और एक क्या होता है, रेड। अगर तो आपके पास लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर ब्लू है तो पेपर को डिप करेंगे, सोल्यूशन को डालते हैं, तो अगर तो एसिड होगा तो डिप करने पर या डिज़ोल्व करने पर वो रेड कलर दे देगा। इसी तरह अगर आपका लिटमस पेपर रेड कलर का है और आपने उस लिटमस को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया है, एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया है जो सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल बेस थी, तो बेस में डिप होने के बाद वो रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है, एक दूसरे के उलट है। ठीक है। तो इसी तरह अगर तो लिटमस पेपर ब्लू है, आपने उसमें कोई एसिड डाला तो वो चेंज हो जाएगा रेड में, और अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और उसको आपने डिज़ोल्व किया या डिप किया किसी बेस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अब इसी पे हमारी एक्टिविटी 6.3 है कि क्या ये बात सच्ची है कि जो आपके लिटमस पेपर है या लिटमस सोल्यूशन है, ये दोनों अपने कलर चेंज करते हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए एक्टिविटी 6.3 है, हम इसको बुक पे ही कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड में आपके पास टेस्ट ट्यूब है, विनीगर है। अब विनीगर यहाँ पे एक एसिड है, इसके साथ आप लिटमस सोल्यूशन ले लेंगे। लिटमस सोल्यूशन 2 तरह का होगा, रेड कलर का एंड ब्लू कलर का। आप काइंडली इस लिटमस सोल्यूशन को अंडरलाइन करिए और इसके ऊपर लिखिए रेड ब्लू। ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन असल में एक बेस है। क्या है, बेस। ठीक है जी। अब प्रोसीजर देखिए, टेक 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ विनीगर इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब, उसमें आप एसिड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एसिड। 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट एंड ऑब्जर्व द चेंज इफ एनी। अब आपने ये एसिड लिया हुआ है, इसके अंदर आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालना है। अब देखिए अगर आप ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को अगर आप डिप करेंगे एसिड में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। इट मीन्स डैट कि अगर ये विनीगर है और इसमें मैंने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला तो इसका सारा कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। अब ये रेड है, ये आपने जहन में रखना है। देन ऐड केयरफुली सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन असल में यहाँ पर बेस है। एंड ऑब्जर्व द चेंज टेक्स प्लेस इन दिस सोल्यूशन। तो क्या होगा, क्योंकि ये आपके पास लिटमस सोल्यूशन की वजह से कलर रेड आया हुआ था, आप इस रेड में अब क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं। तो सोल्यूशन स्टूडेंट्स जब आप इसमें बेस ऐड करेंगे तो बेस ऐड करने की वजह से क्या होगा, जब भी बेस ऐड होगी, बेस ऐड होगी किस कलर में, रेड में,
तो बेस ऐड होने की वजह से उसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लू। क्या कलर आ जाएगा, ब्लू। यानी क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में एसिड डाला, कौन, विनीगर, एसिड डाला, और उसमें आपने क्या डाला, लिटमस सॉल्यूशन डाला। कौन सा लिटमस सॉल्यूशन डाला, ब्लू। जैसे लिटमस सॉल्यूशन ब्लू डाला और वो ब्लू एसिड में गया तो उसने उसका कलर किस में चेंज कर दिया, रेड। अब ये पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड कलर था। अब इसमें मैंने एक बेस डाली, जैसे मैंने इसमें बेस डाली तो बेस ने क्या किया, उस रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में। इट मीन्स दैट इसमें कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कि जब भी आपका एसिड होगा वो एसिड टर्न हो जाएगा किस में, मतलब एसिड का कलर रेड होता है वो टर्न हो जाएगा ब्लू में, और बेस जो है वो ब्लू होती है वो टर्न हो जाएगी किस में, रेड में। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यानी आपने इससे क्या ओखस किया, क्या आपने इसमें से समझा आपने। तो आपने अब इस चीज़ को खुद राइट करना है अपने पास ताकि आपको पता चले कि आपने लिटमस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर में, दोनों एक ही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लिटमस पेपर इतना सा होता है, उसको आप पकड़ कर डिप कर देते हैं, और सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप डिज़ोल्व करवा देते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम ही है। ठीक है जी। तो इस तरह हमारी ये एक्टिविटी 6.3 कंप्लीट होती है और हमें समझ आता है कि एसिड की कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 81 पे, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर क्रोजिव लिक्विड। क्रोजिव का मतलब जला देने वाले, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये जला देने वाले लिक्विड होते हैं। दे बर्न स्किन, ये आपकी स्किन को जला सकते हैं। एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, फैब्रिक्स यानी कह लीजिए जो कपड़ा होता है उसको भी तबाह कर सकते हैं। एंड एनिमल टिश्यूज़, और हमारे टिश्यूज़ को भी, यानी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी जल्द को जला सकते हैं, आपके कपड़े को जला सकते हैं, फैब्रिक्स को और टिश्यूज़ को। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में वाटर डालिए, उस वाटर में एसिड डालिए, और वाटर प्लस एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको आप एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है जी। तो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड्स का, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें से अगर आप करंट पास करेंगे तो इजीली पास हो जाएगा। गुड कंडक्टर का मतलब कि वो एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड्स का है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें से इजीली पास कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हम अपना वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी। और स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रॉपर्टीज़ में से आप MCQs निकालिए, उन MCQs को आप खुद पर्सनली बनाइए ताकि आपको ये प्रॉपरली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर आपको समझ आए। मुझे यकीन है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अगर आप ये गौर से सुनेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसमें से आप MCQs बनाइए, इसमें से आप खुद शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए। तो आज वर्क फॉर डे 2 हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो प्रीवियस आर्टिकल था एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ वो ही स्टार्ट है, लेकिन अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे विच इज़ दी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ थी उनकी डिस्कशन की थी और देखा था कि कैसे जो जितने भी एसिड्स अवेलेबल हैं उन तमाम तर एसिड की प्रॉपर्टीज़ कितनी कॉमन हैं। और फिर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए थे जिनको हमने प्रैक्टिकल्स का नाम दिया था, और उससे हमने देखा था कि क्या वाकई ही वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एसिड्स में अवेलेबल हैं भी कि नहीं। तो होपफुली वो लेक्चर आपने अच्छी तरह उसको सुना भी होगा, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ को रीड भी किया होगा, याद भी किया होगा, और स्पेसिफ़िकली लास्ट में मैंने जब आपको एक होमवर्क टाइप या कह लीजिए कि एक होम असाइनमेंट दी थी कि जो एक्टिविटी 6.3 थी उसका मैंने आपको ये कहा था कि उसका जो आंसर है क्वेश्चन का कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, वो आपने ख़ुद राइट करना है। तो होपफुली वो आपने राइट भी कर लिया होगा और आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज़ दी प्रॉपर्टी नंबर 5,
और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो हम प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करने लगे हैं वो मोस्टली रिएक्शंस हैं, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए मैंने कुछ जनरल रिएक्शंस लिखे हैं। जनरल रिएक्शंस का मतलब कि उनको मैंने एक फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है जी। तो आइए एक्टिविटी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी ये कहती है कि जब भी आपके पास कोई भी मेटल होगी, आपके पास कोई भी मेटल होगी और वो मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमेशा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमेशा सॉल्ट बनाएगी और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अभी मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया इवॉल्व, आपको नज़र आ रहा होगा इसके साथ ये एरो ऊपर की तरफ इस वजह से लगा हुआ है कि ये एक गैस है और गैस कभी भी रुकती नहीं है, उसको जितनी स्पेस मिलती है वो स्पेस को कवर करती है। अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। क्या वर्ड है? इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब निकलना आप इसको एलिमिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए एक रिएक्शन लिखते हैं आपने आपकी बुक की बेस पे, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आप यूँ कहिए कि आपके पास एक मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg है, और उसमें आपने एक एसिड ऐड किया, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है जी। अब देखिए, क्योंकि मैंने ऊपर जनरल एक रिएक्शन लिख दिया है कि हमेशा मेटल के साथ जब भी एसिड ऐड होगा तो हमेशा सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का बनना ज़रूरी है, और हाइड्रोजन गैस के नीचे 2 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायटोमिक है। अब आप इस रिएक्शन को ज़रा गौर करिए, मैग्नीशियम के साथ नज़र आ रहा है कि क्लोरीन ऐड हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हमें कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन करने के लिए, ये हमने रूल्स में भी पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 5 में, कि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है उसके पीछे हम एक इंटीजर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इस 2 का मतलब कि आप ये समझिए कि ये एक ब्रैकेट है, इसमें 2 हाइड्रोजन अलग हैं, 2 क्लोरीन अलग है, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जो है वो ऐड होके MgCl2, इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या बना देंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा और पीछे हाइड्रोजन गैस बच जाएगी H2, और ये क्या हो जाएगी? इवॉल्व, निकल जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह बुक पे एक और रिएक्शन है, मैं वही वाला करूँगा ताकि आपको मैं समझा सकूँ। वैसे तो रिएक्शंस बहुत से हैं जो मैं आपको करके बता दूँ, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर करवाया जाए तो बेहतर है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास सेकंड जो मेटल है वो है जिंक, जिसका सिंबल Zn है, और इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, विच इज़ H2SO4। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, आपने हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है क्योंकि आपने उसको गैस बनाना है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही डायटोमिक है, तो आपको किसी भी चीज़ की एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस SO4 को आप Zn के साथ ऐड करवा देंगे, ये बन जाएगा ZnSO4, जिसको हम पढ़ते हैं जिंक सल्फेट। क्या पढ़ते हैं इसको हम? जिंक सल्फेट। और इसमें एडिशन कर देंगे किसकी? H2 यानी हाइड्रोजन गैस की, और ये इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पर बुक पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया गया है हमें, कि हम उस एक्सपेरिमेंट को समझें। अगर वो एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे और उसमें एक क्लू है, ठीक है, उस क्लू को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस का कलर नहीं होता। अब अगर ये रिलीज़ हो भी रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? ठीक है जी। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बुक में दिया गया है, वो मैं आपको बुक पे ही समझाता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए, तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है भी कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सेम पेज नंबर 81 पर आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर 5। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स मे बी मैग्नीशियम, जिंक टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस।
दो रिएक्शन सामने लिखे हुए मैंने आपको समझा दिए हैं। नीचे आइए, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब ये एक स्पेसिफिक आवाज़ होती है, एक कह लीजिए जिस तरह मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉपकॉर्न है, जब हम पॉपकॉर्न लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस मशीन में पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं, तो पॉपकॉर्न जब बन रहे होते हैं तो बनते वक्त वो उछलना स्टार्ट कर देते हैं, जंपिंग करते वक्त आपको एक आवाज़ सुनाई देती होगी पॉपकॉर्न की, वो जो साउंड है इट इज़ कॉल्ड पॉप साउंड। यानी अगर हाइड्रोजन गैस को अगर हम इसको हीट के साथ अटैच कर दें या हीट दें तो हाइड्रोजन गैस उसी तरह की पॉप साउंड जनरेट करेगी। कहते हैं दिस इज़ द टेस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि आपने अगर यहाँ पे ये पता करना है कि वाकई ये हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है, तो इसको चेक करने के लिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इस हाइड्रोजन को किसी भी वे से क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। हम जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है कौन सी साउंड जनरेट करेगी, पॉप साउंड, लाइक जिस तरह पॉपकॉर्न करते हैं। उसी पॉप साउंड की बेस पर हम ये मानेंगे कि यहाँ से वाकई कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी कह लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको नीचे बनी नज़र आ रही होगी। एक स्केच बना हुआ है विच इज़ द फिगर 6.2, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसको लेफ़्ट साइड से सुनना स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होगी, इट इज़ स्टैंड, कि एक आपके पास स्टैंड है और देखिए स्टैंड के साथ जो चीज़ अटैच है इट इज़ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए दो चीज़ें आपको वहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स जिंक के दाने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, क्योंकि जिंक असल में एक मेटल है और ये किस स्टेट में होती है, ये सॉलिड स्टेट में। जिंक किस स्टेट में होती है, सॉलिड। अब बुक पे देखिएगा तो इसके नीचे एस लिखा होगा। आप इन दोनों को ले लेंगे, उसके बाद इनको टेस्ट ट्यूब में आप रखेंगे, आपको टेस्ट ट्यूब में नज़र आ रहा है, आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये बबल्स जो हैं ये इसके ऊपर एक ट्यूब लगी हुई है जिसको नाम दिया गया है डिलीवरी ट्यूब। क्या नाम दिया गया है, डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब से सारी हाइड्रोजन गैस ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके नीचे एक आप कह लीजिए टब है उसमें आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स उस टब में हमने क्या किया हुआ है, उस टब में हमने एक सोल्यूशन तैयार करवाया हुआ है जो कि असल में आप साबुन से भी तैयार करवा सकते हैं, सॉप से, या फिर सर्फ एक्सेल या कोई भी सोल्यूशन। यहाँ पे वैसे सॉप सोल्यूशन मेंशन किया गया है, आप सॉप की निस्बत सॉरी आप इसमें जो कह लीजिए सर्फ होता है उसका भी ये सोल्यूशन बना सकते हैं। अब होगा क्या, देखिए जब आप सॉप सोल्यूशन या सर्फ का सोल्यूशन बनाएंगे तो आपको पता है जब भी पानी के अंदर वो सोल्यूशन बनाया जाता है तो बबल्स बन जाते हैं। ऐसे ही है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब में से निकल के एंटर होगी तो वो एंटर होते साथ किसी एक बबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और बबल क्योंकि हाइड्रोजन गैस का वेट नहीं है तो वो बबल को लेकर ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये बबल के साथ देखिए एक हैंड राइट साइड पे बना हुआ है, उस हैंड के साथ कैंडल है कि आप उसको हीट दे रहे हैं। जैसे ही आप उस बबल को जिसके अंदर हाइड्रोजन आप हीट देंगे तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और ब्लास्टिंग की वजह से उसमें से जो जनरेट होगी वो क्या होगी, पॉप साउंड। तो आप राइट साइड पे देखिए ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद पॉप साउंड, ठीक है जी। देन इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये एक टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन जो कि इस चीज़ की प्रेजेंटेशन करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि वाकई यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है कि गिवन अकाउंट, यूँ कह लीजिए या यूँ आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आपने ख़ुद बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था। अब आइए मूव करते हैं अपनी 6 प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स इसके नीचे जो 6 प्रॉपर्टी है मैंने इसको 2 जगह पर डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये 2 रिएक्शंस हैं और दोनों डिफरेंट हैं, इस वजह से मैंने इसको A एंड B की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। या आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर B लिखा हुआ है और यहाँ टॉप पे क्या लिखा हुआ है, A। तो आइए इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब भी कोई एसिड
और उस एसिड में आप कोई मेटल कार्बोनेट ऐड करते हैं। मेटल तो अब आपको समझ आ गई है क्या चीज़ है, कार्बोनेट क्या चीज़ है, ये सुन लीजिए, CO3। CO3 इसको हम कार्बोनेट का नाम देते हैं। तो मेटल यानी कोई भी मेटल होगी उसके साथ CO3 कार्बोनेट होगा। तो जब भी किसी एसिड में मेटल कार्बोनेट को ऐड किया जाता है तो सॉल्ट बनता है, उसके साथ वाटर बनता है और उसके साथ क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक जनरल रिएक्शन है। अब इसी जनरल रिएक्शन की बेस पर हम एक रिएक्शन लिखेंगे और देखेंगे क्या वाकई ही ऐसे होता है कि नहीं। तो आइए बुक के हिसाब से जो बुक पे रिएक्शन है हम उसी को काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एसिड हम लेने लगे हैं वो है HCl, मेटल लेंगे हम कैल्शियम Ca और उसके साथ कार्बोनेट को रख देंगे CO3। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से सॉल्ट भी बनाना है, वाटर भी बनाना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो पहले तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये चीज़ समझ आ जाए। तो देखिए अब ये कैसे है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे कि अगर हमने वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का 2 होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे सारी जगह पे एक ही हाइड्रोजन है। इट मीन्स डैट हमें इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, 2। ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन अगर रिलीज़ हो तो आपके पास H2O यानी वाटर बन जाता है। अब जब आपने यहाँ से 1 ऑक्सीजन को रिमूव किया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रह गए यानी CO2। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, CO2। अब जो चीज़ बच जाएगी वो असल में आपका सॉल्ट होगा। वो क्या है, यहाँ से Ca और यहाँ से Cl2। तो ये असल में आपका सॉल्ट बन जाएगा विच इज़ CaCl2, जिसको हम पढ़ते होते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या पढ़ते होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि HCl में जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना करती है। अगर तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ उसमें एक चीज़ की एडिशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगला रिएक्शन सेम उसी तरह आपने एक एसिड लेना है, लेकिन इस दफ़ा आपने मेटल कार्बोनेट नहीं बल्कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। मतलब कि मेटल का भी अब आपको पता है, कार्बोनेट का भी आपको पता है। अब एक चीज़ की एडिशन हुई है, वो क्या चीज़ है, हाइड्रोजन। यानी पहले आप मेटल का नाम लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर कार्बोनेट लिखेंगे। प्रोडक्ट्स वही बनेंगी जो आपकी ऊपर बनी थी, क्या कि एक सॉल्ट तैयार होगा, सॉल्ट के साथ वाटर जनरेट होगा और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी यानी रिलीज होगी यानी निकल जाएगी। ठीक है जी। तो बुक के हिसाब से जो बुक ने हमें रिएक्शन प्रोवाइड किया है हम उसी को लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो बुक पे जो रिएक्शन दिया गया है वो कुछ इस तरह का है कि एसिड जो आपने लेना है वो है CH3COOH। इस एसिड को हम विनीगर का नाम देते हैं। ये असल में विनीगर है, या तो इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है या फिर इसको क्या नाम दिया जाता है, विनीगर। ठीक है जी। विनीगर में आपने एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। मेटल कौन सी लेंगे हम देख लेते हैं जो बुक में मेंशन की गई है। मेटल हमारे पास है सोडियम Na, उसके साथ हाइड्रोजन लिखेंगे और उसके साथ कार्बोनेट लिखेंगे CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम अपनी प्रोडक्ट देखेंगे। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले देखेंगे, उन चीज़ों को जनरेट सबसे पहले करेंगे। तो देखिए क्या होगा, वाटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन हमारे पास ये पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स और एक हाइड्रोजन हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल कर हम H2O अपना वाटर बना लेंगे। अब जैसे ही वाटर हमने बनाया, यहाँ से जब ऑक्सीजन निकाला तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रह गए। इट मीन्स डैट यहाँ पे क्या रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो चीज़ बच जाएगी वो आपका सॉल्ट है। क्या क्या बच गया, CH3COONA। तो ये असल में आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, सॉल्ट, विच इज़ CH3COONA। ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ठीक हो गया। तो बुक पे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। इसे सोडियम
सोडियम एसीटेट का नाम दिया जाता है। अभी हम उसको रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपने देखा कि कैसे हमने ये रिएक्शंस को दो जगह सेपरेट किया, उसके जनरल रिएक्शंस देखे और प्रॉपरली उसको देखा। अब इसको ज़रा पिछले रिएक्शन के साथ रिजेंबल करिए। तो आपने जो पिछला रिएक्शन था, रिएक्शन नंबर 5, उसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किया था फॉर हाइड्रोजन गैस। इसी तरह इसमें आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक हो गया जी। तो अब एक टेस्ट हम इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट परफॉर्म करते वक्त मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो आपने याद रखनी है। वो ये है कि एक वाटर होता है जिसको हम नाम देते हैं लाइम वाटर। ठीक है, ये स्पेसिफिक वाटर होता है जो कि हमें केमिस्ट्री लैब में मिलता है। इस लाइम वाटर की एक ही प्रॉपर्टी है, क्या? कि जब भी इस लाइम वाटर के अंदर कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आकर ऐड हो जाए, क्या चीज़ ऐड हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमेशा ये लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन के बाद अपना कलर बना देता है मिल्की। मिल्की यानी दूध की तरह। ठीक है, यानी अगर हम जो रिएक्शन हमने परफॉर्म किया है, ये परफॉर्म करने के बाद हम इस रिएक्शन को लाइम वाटर में से गुजारें और अगर वाकई उस रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है तो वो लाइम वाटर में ऐड हो जाएगी और लाइम वाटर का कलर किस में चेंज हो जाएगा? मिल्की। अगर लाइम वाटर मिल्की बन जाए, इट मीन्स दैट इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। तो आइए अपनी इस प्रॉपर्टी को हम रीड कर लेते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर 81 के लास्ट पे आना पड़ेगा कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट। लिबरेट का मतलब निकालना। आप वर्ड लिबरेट यूज़ कर सकते हैं, इवॉल्व यूज़ कर सकते हैं, रिलीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या चीज़ रिलीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रिएक्शन अगले पेज पर लिखा हुआ है। मैंने इन्हीं को स्प्लिट करके दो जगह आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको आसानी हो। ठीक है जी। अब नीचे देखिए 2 लाइंस और एडिशन की गई हैं। वो क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टर्न लाइम वाटर मिल्की। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इस रिएक्शन में वाकई ही प्रोड्यूस हो रही है और अगर आप उसको लाइम वाटर में से गुजारेंगे तो वो उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। कहता है दिस इज़ द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आप नीचे देखिए कि एक अपरेटस बना हुआ है, एक पूरी डायग्राम बनी हुई है। उस डायग्राम पे लेफ़्ट साइड पे वही मेथड है जो कि आपने पीछे भी देखा था कि एक स्टैंड है, उस स्टैंड पे एक टेस्ट ट्यूब अटैच है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप मटेरियल देखिए क्या क्या है। तो उसमें आपने विनीगर लिया हुआ है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है। यानी ये वाला रिएक्शन उसने डायग्राम में बताया हुआ है, ये नीचे वाला रिएक्शन। ठीक है जी, ये वाला कि आपने एसिटिक एसिड लिया हुआ है विनीगर और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है, जिस वजह से आपके पास ये एक प्रोडक्ट तैयार होगी सोडियम एसीटेट। आप ये बन जाएगी, वाटर बन जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक ट्यूब लगाई गई है जिस ट्यूब के थ्रू आप देख सकते हैं कि उसको बाहर एक बीकर में रखा गया और उस बीकर में क्या लिखा हुआ है? लाइम वाटर। यानी उस बीकर में लाइम वाटर है। जैसी कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट साइड से रिलीज़ होगी वो लाइम वाटर में आएगी। अब आप देखिए लाइम वाटर में आपको नीचे छोटे छोटे बबल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये बबल्स असल में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में ऐड हो रहा है। और जैसे लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आएंगे, बबल्स जनरेट होंगे, तो उन बबल्स की वजह से वो तमाम तर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर का कलर किस में चेंज कर देगा? मिल्की। then it is the identification test for carbon dioxide gas। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका जो 6 पॉइंट है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टीज़ का लास्ट पॉइंट है जिसको हमने कंप्लीट करना है और ये लास्ट पॉइंट इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन अपने पास राइट कर लीजिए, मैं उसको रीड कर देता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं?
ठीक है जी। तो मैंने टॉप पे इसलिए हेडिंग 7 पॉइंट की दी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखिए जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करती है, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी गई है मैं उसे ही एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक एसिड है विच इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इस एसिड के अंदर आप एक बेस ऐड करते हैं NaOH। अच्छा ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए अब सॉल्ट कैसे बनेगा और वाटर कैसे बनेगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब 3 हाइड्रोजन तो हम लिख नहीं सकते वाटर के लिए, तो एडिशन करने के लिए असल में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके पीछे 2 लिखा गया। 2 मीन्स कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, और ऑक्सीजन कहाँ पर है, तो ये देखिए 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह ये वाटर बन जाएगा, लेकिन वाटर 2 टाइम्स बनेगा, मीन टू से कि 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन ये 2 ये, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। जो पीछे बच जाएगा वो असल में सॉल्ट है, वो है Na2SO4। Na2SO4 इसको हम सोडियम सल्फेट भी पढ़ते हैं। एक रिएक्शन ये है, और एक रिएक्शन मैं आपको अपने से करवा देता हूँ एक एडिशनल, जो कि इससे ज़रा थोड़ा सा इजी है, वो आप देख लीजिए कि आप एसिड में HCl ले लीजिए, बेस में NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सीधा सीधा रिएक्शन है, देखिएगा ये OH जो है वो यहाँ से इस H को अपने अंदर ऐड करेगा, तो आपके पास वाटर बन जाएगा और पीछे NaCl। तो इस तरह आपके पास सॉल्ट आ जाएगा NaCl और साथ क्या बन जाएगा H2O विच इज़ वाटर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने जब भी किसी भी एसिड में कोई भी बेस ऐड करते हैं तो हमेशा क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स बुक पर आ जाइए इसके लिए। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, के एसिड जब भी रिएक्ट करता है बेसिस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास रिएक्शन गिवन है जो कि मैंने आपको सामने समझा दिया है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें से प्रॉपरली MCQs बनाइए एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए। तो स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 3 यहाँ तक कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द यूजेस ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को कंप्लीट किया था। होपफुली वो आपने प्रॉपरली रीड भी कर ली होंगी, उन्हें अच्छी तरह आपने याद भी कर लिया होगा, और जैसा कि मैंने आपको होम असाइनमेंट में कहा था कि उसमें आप MCQs बनाइए एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, तो होपफुली आपने वो काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम पेज नंबर 82 से यूजेस ऑफ एसिड्स को स्टार्ट करेंगे, और ये जो यूजेस हैं ये मोस्टली हम रीडिंग में ही कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं इनके आगे आप इनके केमिकल फार्मूलाज लिख लीजिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिखा हुआ है तो आप इसके आगे लिख लीजिए ब्रैकेट ओपन करके HCl। ठीक है जी। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, इसके आगे आप लिख लीजिए HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, एंड एसिटिक एसिड के लिए आप क्या लिखेंगे, CH3COOH। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट पेज पे टॉप पे मिल जाएगा। तो आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाली है वो मैं सामने आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए यूजेस ऑफ एसिड से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, नंबर 1 फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड रस्ट का मतलब है जंग। ठीक है, जंग नहीं लग जाता जिस तरह मेटल्स को, वो कहता है कि अब ये मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे जंग लग गया है, रस्ट, तो इस रस्ट को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए आप
HCl का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पे आ जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। प्यूरिफिकेशन यानी उसे प्यूरीफाई करना, उसको साफ़ करना। और कॉमन सॉल्ट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट से मुराद के आम सॉल्ट जो कि हमारी रूटीन लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट को हम टेबल सॉल्ट का नाम भी देते हैं, ये याद रखिएगा। ये बड़ी ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कॉमन सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का सेकंड नेम मैंने आपको बता दिया, इट इज़ टेबल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट से मुराद, क्योंकि ये यूज़ तकरीबन हमारी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है टेबल सॉल्ट। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ। देखिए, हर मेटल जो है वो रिएक्टिव नहीं होती। रिएक्टिव का मतलब जो रिएक्शन करे। जैसे आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 5th पॉइंट जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने मैग्नीशियम एंड जिंक को रिएक्टिव मेटल का नाम दिया था। ठीक है, इसी तरह कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, उनको नॉन रिएक्टिव या फिर नोबल मेटल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जब वो रिएक्ट नहीं करती किसी भी चीज़ के साथ तो उनके रिएक्शन करने के लिए कि वो रिएक्ट करें, हम एक स्पेसिफिक, कह लीजिए एक चीज़ तैयार करवाते हैं या एक सॉल्यूशन तैयार करवाते हैं जिसको एक्वा रीजिया का नाम दिया जाता है, एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया जो है ये 2 इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जो कि एसिड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है जी, इस एक्वा रीजिया का एक और नाम भी है, इसको अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए, इसको रॉयल वाटर का नाम भी दिया जाता है, रॉयल वाटर, ROYAL, रॉयल वाटर। उर्दू में इसको आबी सुल्तानी का नाम भी दिया जाता है। ठीक है जी, तो टू मेक एक्वा रीजिया, इसमें 3 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी 75% कह लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 25% नाइट्रिक एसिड है। यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड। नोबल मेटल से मुराद आप इसको अंडरलाइन करके लिखिए नॉन रिएक्टिव। क्या लिखेंगे? नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, उन मेटल्स को भी ये एक्वा रीजिया डिजॉल्व करवा देती है, यानी उनका रिएक्शन करवा देती है। और एक्वा रीजिया बनती किससे है? नाइट्रिक एसिड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। इसके बाद है फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, यानी अगर स्टार्च है, अब सवाल यह कि स्टार्च क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्टार्च इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पास उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च होती है और सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होता है। अब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उससे आपने ग्लूकोज बनाना है यानी सिंपल फॉर्म, तो आप कहेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैं अब आपको 4th पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मैंने आपको यहाँ बताया क्या मतलब है, स्टार्च उसको तोड़कर क्या बना देती है, सिंपल फॉर्म। और सिंपल फॉर्म से यहाँ क्या मुराद है, ग्लूकोज। अब अगर आपने स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म बनाना है तो इसके लिए आप किसको यूज़ करते हैं, HCl। ठीक है, और इस तरह के रिएक्शन को याद रखिएगा, कहीं पर ये लिख लीजिए, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये आपने 5th चैप्टर में भी पढ़े थे, इनको क्या नाम देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आप MCQs भी बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। ये बात हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की थी कि हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं यानी मैदा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा होता है और जब भी फूड आता है तो उस फूड की डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। वो HCl उस फूड की डाइजेशन करता है। अब फूड को अंडरलाइन कर लीजिए और अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखिए प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तब भी बताया था कि फूड में 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है जी, आपको याद होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन्स, लिपिड्स। और मैंने आपको बताया था कि इनकी डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन और इंटेस्टाइन में लिपिड्स की डाइजेशन। तो इधर असल में जिस डाइजेशन की बात हो रही है फूड में, वो असल में प्रोटीन्स है। सॉरी। तो ये आप एमसीक्यूज भी बना सकते हैं कि यहाँ पर फूड की जगह आप प्रोटीन का वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं। सेकंड जो हमारे पास एसिड है, इट इज़ नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। अब नाइट्रिक एसिड की यूजेस क्या हैं, तो आइए देखते हैं। इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी ये मैन्युफैक्चर का मतलब तैयार करवाना, फर्टिलाइजर यानी खादों को तैयार करवाता है। लाइक अमोनियम नाइट्रेट, कौन सी खाद है? अमोनियम नाइट्रेट। इसके अलावा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स का मतलब ये बारूद वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं इससे ही तैयार की जाती हैं। इसके अलावा इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस, रंगने के लिए जो मशीन्स, उनमें प्लास्टिक्स और आर्टिफिशियल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए सिल्क क्या है? सिल्क असल में कपड़ा है। या आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके जिस्म से, उनकी बॉडी से सिल्क जो है मतलब के धागे निकलते हैं और उससे सिल्क को तैयार किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल सिल्क। जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनकी बॉडी से जो फाइबर बनता है। लेकिन अगर इसी फाइबर को हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करें, दैट टाइप ऑफ फाइबर इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क को जनरेट करवाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 83 पर। तो टॉपिक प्रॉपर्टी है फॉर एचिंग डिज़ाइंस ऑन मेटल्स, यानी मेटल्स के ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। अब कौन कौन सी मेटल्स के ऊपर डिज़ाइनिंग होती है? फॉर एग्जांपल कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, ये तीन तरह की मेटल है। कॉपर एक ही मेटल है, ब्रास में 2 मेटल्स होती है, जबकि ब्रॉन्ज में आई थिंक सो 3 मेटल्स होती हैं, यानी 3 मेटल के कॉम्बिनेशन से ब्रॉन्ज बनता है। बल्कि ये मैं आपको एक होम असाइनमेंट देता हूँ कि आप इसे सर्च करिए कि ब्रास में कौन सी 2 मेटल्स होती हैं, उनके क्या नाम हैं, किन 2 मेटल के कॉम्बिनेशन से ब्रास बनती है। इसी तरह ब्रॉन्ज जो है वो किन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी हमने यूजेस पढ़नी है। तो इसकी पहली यूज स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम फॉस्फेट। अब कौन कौन से फर्टिलाइजर से तैयार होंगे? फर्स्ट अमोनियम फॉस्फेट, सेकंड कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, थर्ड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एटसेट्रा। देखिए जैसा कि मैंने आपको आपके प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि बहुत से यहाँ पे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने। तो ये वही कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको अभी सुनने पड़ेंगे, अभी इन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा और हायर स्टैंडर्ड्स पे जाकर आप इनके केमिकल फार्मूलाज भी याद करेंगे। जैसे आपको जब आपने 6th चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला पता था, लेकिन जैसे ही आप इस चैप्टर में आए तो आपने उस सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला याद किया। इसी तरह इस स्टैंडर्ड में 8th क्लास में अभी आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे, फॉर एग्जांपल 10th क्लास में, तो 10th क्लास की केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर इसी से रिलेट करता है। तो वहाँ पर इनके केमिकल फार्मूलाज को बताया गया है प्रॉपरली। तो जब हम उस स्टैंडर्ड पर जाएंगे तो हम उस स्टैंडर्ड पे जाके बात की डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा अभी लो है, तो हम उसी लेवल पर रहकर इसकी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क की बात अभी पीछे हुई है। पेंट्स, रंग, ड्रग्स यानी मेडिसिन्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? जितनी भी वॉशिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है जी, जितने भी सोप्स हैं ये डिटर्जेंट में आते हैं। इसके अलावा जितनी भी लिक्विड्स हैं, जितने भी आप कह लीजिए बाथरूम एंड वॉशरूम को वॉश करने के लिए लिक्विड यूज़ होते हैं, लाइक हार्पिक, ये डिटर्जेंट में आता है। जितने भी कह लीजिए सर्फ हैं, एरियल, सर्फ एक्सेल, ये तमाम डिटर्जेंट्स में आते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दिया। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग।
पेट्रोलियम रिफाइनिंग का मतलब कि ये इंडस्ट्री होती है जहाँ पे पेट्रोल को रिफ़ाइन किया जाता है, मतलब उसको साफ़ किया जाता है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री। अब देखिए उन्होंने पहले 4 नाम लिख दिए लाइक पेट्रोलियम रिफाइनिंग कॉमा, टेक्सटाइल कॉमा, पेपर कॉमा एंड लेदर। अब इंडस्ट्रीज़ लिख दिया, इट मीन्स डैट ये सारी एक एक इंडस्ट्रीज़ हैं। यानी अगर इनको आप अलग करके सेपरेट करके पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। लेकिन क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और कॉमन है, दैट्स वाई उन्होंने एक दफ़ा ही वर्ड इंडस्ट्रीज़ का लास्ट पे लिख दिया सॉरी। लेकिन याद रखिएगा ये सारी सेपरेट इंडस्ट्रीज़ हैं। टेक्सटाइल में सिर्फ कपड़ा बनता है, पेपर में सिर्फ पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेदर इंडस्ट्री में सिर्फ लेदर के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन दी लेड स्टोरेज बैटरीज़। ये जितनी भी लेड स्टोरेज बैटरीज़ आती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, इन बैटरीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है जो कि करंट की जनरेशन करता है, करंट को जनरेट करता है। ठीक है जी। और एक बात जो कि मैं शायद आपको बताना भूल गया हूँ लेकिन नीचे ही लिखी हुई है और शायद मैंने आपको पहले भी बताई हो कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ एसिड्स, कि जो एसिड्स का किंग है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। और याद रखिएगा इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट नेम्ड एज जाबिर बिन हयान। एक मुस्लिम साइंसदान थे, ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया था। हत्ता कि ये जितने भी एसिड्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट 3 एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है जी। और इनको डिस्कवर किया था जाबिर बिन हयान ने, जबकि एसिटिक एसिड को 1845 में 1845 में प्रिपेयर किया गया था लेबॉर्ट्री के अंदर, और ये एक आर्टिफिशियल एसिड है। ठीक है जी। और जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम कॉल्बी था। कॉल्बी ने 1845 में एक आर्टिफिशियल एसिड जिसका नाम एसिटिक एसिड था या विनीगर, उसको डिस्कवर किया था 1845 में। और नियरली 1000 ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले जाबिर बिन हयान ने नेचुरल एसिड डिस्कवर कर लिए हुए थे। और इसी बेस पर कह लीजिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी सल्फ्यूरिक एसिड में कि इसको किंग ऑफ एसिड्स का नाम दिया गया। तो नीचे यही लाइन है कि द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर सो लार्ज, यानी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द नेम ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स। अब पेज नंबर 84 पर आ जाइए तो लास्ट आपके पास एसिटिक एसिड आता है। जैसा कि आपको बताया गया कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल एसिड प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरी। ठीक है जी। तो एसिटिक एसिड का क्या यूज़ है जी? तो देखिए इन दी प्रेपरेशन ऑफ पिकल्स, यानी अचार जो होता है उसकी प्रेपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए सिंथेटिक का मतलब भी आर्टिफिशियल ही होता है, आप सिंथेटिक वर्ड यूज़ कर लीजिए या आर्टिफिशियल। यानी सिंथेटिक फाइबर इट मीन्स दैट कि आर्टिफिशियल फाइबर यानी वो कपड़ा जिसको इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है उसकी प्रेपरेशन में एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी जो यूजेस हैं एसिड्स की वो कंप्लीट होती हैं। होपफुली आपको ये तमाम तर यूजेस समझ आ गई होंगी। एंड स्टूडेंट्स ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसमें से इजीली आप एमसीक्यूज़ भी बना सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 पॉइंट्स, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मीन टू से 5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से आप खुद एमसीक्यूज़ जनरेट करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हमारा वर्क फॉर डे 4 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।